हेलो स्टूडेंट्स, ये इकोनॉमिक्स का 5वां चैप्टर है जिसका नाम है गरीबी। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। इसमें देखेंगे कि गरीबी किसे कहते हैं, गरीबी का स्वरूप क्या है, इसके निर्देशक क्या है और गरीबी के क्या कारण हैं। मतलब गरीबी किन कारणों से उत्पन्न होती है और इसे कैसे घटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि गरीबी का मीनिंग क्या होता है। गरीबी अर्थतंत्र में प्रवर्तित एक ऐसी कंडीशन है जिसमें समाज का एक वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकता। अधिकांश विकासशील देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण नीचा और आय का असमान वितरण देखने को मिलता है, वहां आबादी का बड़ा हिस्सा जो कि गरीब है, वह अच्छा जीवन जीने की मूलभूत न्यूनतम आवश्यकताएं जैसे कि पर्याप्त पोषक आहार, कपड़ा, अच्छा आवास भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ धनी और समृद्ध वर्ग ऊंची आय के साथ ऊंचा जीवन स्तर जीता है। आपने देखा होगा, जो लोग गरीब दिखाई देते हैं वह अपनी जो आवश्यकता है वह भी पूरी नहीं कर पाते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो धनी वर्ग के कहलाते हैं। वह क्या करते हैं, वह अपनी आवश्यकताओं के अलावा उनका जीवन स्तर कैसा होता है, ऊंचा होता है, और वे समृद्ध जीवन स्तर अपना जीते हैं। आगे देखो, अर्थतंत्र में दिखाई देने वाली इस आर्थिक असमानता के कारण समाज में असंतोष, अशांति, ईर्ष्या, द्वेष की भावना और वर्ग विग्रह जैसी परिस्थिति देखने को मिलती है। अब यही कारण है कि अमीर गरीब कहा जाता है, जिसकी वजह से देश में अशांति का वातावरण फैल जाता है, लोगों में असंतोष का वातावरण होता है, लोग असंतुष्ट रहते हैं, लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे को द्वेष की भावना से देखते हैं। तो ये सारी परिस्थितियाँ किसकी वजह से निर्मित होती है, गरीबी और अमीरी के कारण। तो ये जो डिफरेंस है इसे क्या कहा जाता है, गरीबी। मानव विकास अहवाल 1997 के अनुसार आर्थिक विकास एक साधन है और मानव विकास उसका ध्येय है। आर्थिक विकास क्या है, साधन है, और मनुष्य का विकास करना उसका क्या है, लक्ष्य है। इसलिए आर्थिक विकास के साथ साथ गरीबी में भी तेजी से कमी हो यह अपेक्षित है। जब तक समाज में से आय की असमानता और गरीबी में कमी न हो तब तक आर्थिक विकास सही अर्थ में विकास नहीं कहा जा सकता। इस संदर्भ में भारत में आयोजन काल दौरान गरीबी उन्मूलन के ध्येय को आयोजन के एक महत्वपूर्ण ध्येय के रूप में स्वीकार किया गया। विशेष रूप से 5वीं पंचवर्षीय योजना एवं उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में गरीबी उन्मूलन के लिए एक व्यूह रचना के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की गई, परंतु गरीबी के लक्ष्यांक के अनुसार कमी नहीं हो सकी। आपने पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में सुना होगा। तो इन योजनाओं को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था कि गरीबी को हटाया जाए। अब आप देखोगे गरीबी का फिर से मीनिंग क्या होता है। गरीबी किसे कहते हैं, जब समाज का एक बड़ा वर्ग अपनी मूलभूत न्यूनतम जीवन की आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता तो उस परिस्थिति को गरीबी कहते हैं। यदि समाज का एक बड़ा वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर से भी नीचे के जीवन स्तर से युक्त हो तो समाज में व्यापक गरीबी है, ऐसा कहा जा सकता है। अब समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के, उच्च वर्ग के और मिडिल क्लास के या निम्न स्तर के लोग होते हैं। तो जो लोग अपना जीवन स्तर बहुत ही कम पैसों में गुजारते हैं या अपनी पूरी तरीके से अपनी जो आवश्यकता है वह पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वे लोग क्या कहलाते हैं, गरीबी कहलाते हैं। आगे देखोगे, विश्व के अधिकांश देशों में गरीबी का अर्थघटन करने का प्रयास हुआ, परंतु गरीबी एक सापेक्ष संकल्पना होने से उसका अर्थ समय, स्थान और समाज बदलता रहता है। गरीबी के अधिकांश अर्थघटनों में समाज के एक औसत जीवन स्तर को ध्यान में रखकर समाज में प्रवर्तमान असमानताओं को दर्शाया जाता है, जिससे विकसित और विकासशील देशों में गरीबी
निश्चित करने के स्तरों में अंतर देखने को मिलता है। इस संदर्भ में गरीबी के अलग अलग अर्थघटनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है गरीबी का परंपरागत अर्थ अथवा आय रूपी गरीबी। सेकंड है गरीबी का आधुनिक अर्थ अथवा गैर आय रूपी गरीबी। अब आप देखोगे गरीबी के आय रूपी दृष्टिकोण से जीवन जीने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा द्वारा निश्चित किए गए आय या खर्च के न्यूनतम से भी कम आय प्राप्त करने या खर्च करने वाले वर्ग को गरीब कहते हैं। इस प्रकार इस अर्थघटन के अनुसार गरीबी एक अभाव की स्थिति है। भारत में गरीबी रेखा के लिए आवश्यक निश्चित न्यूनतम कैलोरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक भोजन पर होने वाले न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में रखा जाता है, परंतु इस पद्धति से निश्चित हुई गरीबी रेखा की मर्यादा यह है कि वह सिर्फ अपर्याप्त भोजन यानी भूखमरी की स्थिति को दर्शाता है, और गरीबी सिर्फ भूखमरी की स्थिति ही नहीं है। न्यूनतम औसत जीवन स्तर की संकल्पना में भोजन के अतिरिक्त अन्य बातें जैसे कि कपड़ा, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पीने का शुद्ध पानी इत्यादि आधारभूत सुविधाओं का भी समावेश होता है, और इससे गरीबी का आधुनिक अभिगम के रूप में गैर आय रूपी गरीबी की ख्याल अधिक महत्वपूर्ण बना है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के मतानुसार आय रूपी गरीबी वह गरीबी का एक महत्वपूर्ण पहलू है, परंतु उससे मानव जीवन का एक छोटे हिस्से का ही ख्याल आता है। कार्य करने तथा पसंदगी के लिए जो स्वतंत्रता धनी लोगों के पास उपलब्ध होती है, वह गरीबों के पास कभी नहीं होती। इस संदर्भ में गरीबी की पूर्ण संकल्पना प्राप्त करने के लिए सिर्फ आय के संदर्भ में वंचितता का विचार न करते हुए उसके अतिरिक्त मानव जीवन के विकास हेतु आवश्यक बातें जैसे कि शिक्षा, दीर्घायु एवं स्वास्थ्य जीवन, उच्च जीवन स्तर, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अवसरों की उपलब्धता, पसंदगी तथा स्वाभिमान के साथ गौरवपूर्ण जीवन का भी विचार होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के मानव विकास अहवाल में मानव विकास आंक HDI और मानव गरीबी आंक HPI की गणना में मुख्य 3 बातें साक्षरता, स्वास्थ्य एवं अच्छा जीवन स्तर का समावेश किया गया है, जिसमें शिक्षा के लिए साक्षरता दर एवं पंजीकृत दर, स्वास्थ्य के लिए जन्म के समय अपेक्षित आयु और अच्छा जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति कुल घरेलू उत्पादन का समावेश किया गया है। अब आप देखोगे गरीबी का स्वरूप। गरीबी की संकल्पना को अधिक अच्छी तरह से जानने के लिए या समझने के लिए अर्थशास्त्रियों ने गरीबी को उसके स्वरूप के आधार पर 2 भागों में बांटा है, निरपेक्ष गरीबी और एक सापेक्ष गरीबी। तो देखेंगे निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक चीज वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए निश्चित किए गए आय एवं खर्च का न्यूनतम स्तर अर्थात गरीबी रेखा। इस गरीबी रेखा से कम आय या खर्च वाला वर्ग निरपेक्ष गरीब कहलाता है। निरपेक्ष गरीब संपूर्ण गरीबी के रूप में भी जानी जाती है। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना से अर्थतंत्र में गरीबी रेखा के अर्थ अंतर्गत जीने वाले निश्चित वर्ग को निर्धारित कर सकते हैं, और इस विशेष गरीब वर्ग की गरीबी घटाने की लक्ष्यांक आधारित निश्चित प्रकार की नीतियां भी बनाई जा सकती हैं। अभी आप देखोगे सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं। निरपेक्ष गरीबी की संकल्पना में आधारभूत न्यूनतम आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उपभोग खर्च को ध्यान में लिया जाता है, लेकिन सापेक्ष गरीबी की संकल्पना में समाज में रहने वाले अलग अलग वर्गों के बीच हुई आय के असमान वितरण को ध्यान में लिया जाता है। सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थतंत्र में आय के वितरण में असमानता देखने को मिलती है, तब कम आय वाला वर्ग अधिक आय वाले वर्ग की तुलना में
सापेक्ष गरीब कहलाता है। सापेक्ष गरीब के अध्ययन के लिए समाज के लोगों को अलग अलग आय वर्गों में विभाजित करके आय के वितरण की असमानता के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। सापेक्ष गरीबी समाज के अलग अलग आय वर्गों की आय के स्तरों में अंतर का स्तर दर्शाता है। भारत के लिए भी अब ऐसा तर्क दिया जाता है कि तेजी से विकास कर रहे देश के रूप में गरीबी का अध्ययन गरीबी रेखा के बदले सापेक्ष गरीबी अथवा आय के असमान वितरण के संदर्भ में होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है गरीबी के निर्देशक। गरीबी की कक्षा और उसकी संरचना दर्शाने वाली बातों को गरीबी का निर्देशक कहते हैं। देश में गरीबी को दर्शाने वाले विविध तत्वों को गरीबी के निर्देशक के रूप में जाना जाता है। गरीबों और उनकी गरीबी के स्तर को पहचानने के लिए निश्चित निर्देशक उपयोगी है, जिसके द्वारा गरीबी के निश्चित स्वरूप और प्रमाण को जाना जा सकता है। गरीबी के निर्देशक जैसे कि निजी प्रति व्यक्ति गृह उपयोगी खर्च, कुपोषण का प्रभाव, अपेक्षित औसत आयु, बाल मृत्यु दर, चिकित्सा सुविधाएं, पीने का शुद्ध पानी, शौचालय का अभाव, आवास का अभाव, बिजली का उपयोग, साक्षरता का अभाव, आय का असमान वितरण एवं बेरोजगारी की ऊंची दर। तो ये सब क्या है? गरीबी के निर्देशक है। इसके ज़रिए गरीबी को पहचाना जा सकता है। फर्स्ट है प्रति व्यक्ति नीचा घरेलू उपभोग खर्च। तो प्रति व्यक्ति गृह उपयोगी खर्च एक वर्ष के अंदर परिवार द्वारा खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं, टिकाऊ वस्तुओं के आदि के बाजार मूल्य को उस वर्ष की जनसंख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है। विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च कम होता है, जैसे कि यूएसए, जापान, ये विकसित देश है। तो इन विकसित देशों का प्रति व्यक्ति उपभोग क्रमशः 31,469, 25,828 और 22,149 डॉलर है, जबकि पाकिस्तान, चीन और भारत जैसे विकासशील देशों का प्रति व्यक्ति उपभोग खर्च है 603 रुपये, 1420 और 725 डॉलर है। इस प्रकार से सेकंड है कुपोषण का प्रभाव। तो भारत में अधिकांश गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग नीची प्रति व्यक्ति आय के कारण पोषण युक्त आहार के पीछे खर्च नहीं कर पाते, इसलिए उन्हें पर्याप्त प्रमाण में कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स प्राप्त नहीं होते हैं और कुपोषण के वे शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है अपेक्षित औसत आयु। बालक जन्म के समय से कितने वर्ष की आयु जिएगा, उसकी अपेक्षा को अपेक्षित आयु कहते हैं। नीचे अपेक्षित औसत आयु गरीबी का निर्देशक है। वर्ष 2014 में नॉर्वे की अपेक्षित औसत आयु 81.6 वर्ष थी, जबकि भारत की अपेक्षित औसत आयु 68 वर्ष है, जो भारत की गरीबी को निर्देशित करती है। नेक्स्ट है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर अर्थात 1000 जीवित जन्मे बालकों में से एक वर्ष में कम समय अवधि में मृत्यु पाने वाले बच्चों का प्रमाण। बाल मृत्यु दर का प्रमाण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, माता की शिक्षा का प्रमाण, बालकों में रसीकरण, पोषण युक्त आहार इत्यादि पर आधारित होता है। बाल मृत्यु दर भी कमज़ोर स्वास्थ्य की सेवाओं के संदर्भ में गरीबी का निर्देशक है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य की सुविधाएं, मतलब कि चिकित्सकीय सुविधाएं। स्वास्थ्य क्षेत्र में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर आदि का समावेश होता है। इन सबका अभाव स्वास्थ्य पर विपरीत असर करता है। इसलिए विकसित देशों में 350 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, जबकि विकासशील देशों में 6000 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर है, जो गरीबी को निर्देशित करता है। नेक्स्ट है पीने का पानी। अशुद्ध पानी अनेक रोगों का कारण हो सकता है।
इसलिए आपको कहा जाता है कि पानी को उबालकर पीना चाहिए। भारत में अभी बहुत सारी जनसंख्या शुद्ध पानी से वंचित है। मात्र 63.3% परिवारों को नल के द्वारा शुद्ध पानी, 8.67% लोगों को नल बिना का शुद्ध पानी तथा 26% लोगों को अन्य स्रोतों से शुद्ध पानी मिलता है। शेष अशुद्ध पानी के शिकार हैं, जो कि गरीबी को निर्देशित करते हैं। नेक्स्ट है शौचालय का अभाव, मतलब कि उस शौचालय की सुविधा का अभाव। भारत में 70% जनसंख्या गांव में निवास करती है, जिन्हें पानी जन्य और चेपी रोग की संभावना अधिक होती है। इससे बचने के लिए स्वच्छता महत्वपूर्ण है और उसके लिए शौचालय होना महत्वपूर्ण है। भारत में 66% लोग परिवारों को ही शौचालय की सुविधा प्राप्त है, अर्थात 34% शौचालय से अभी भी कैसे है, वंचित है। नेक्स्ट है आवास का अभाव। तो आवास की मूलभूत आवश्यकता है, आवास की मूलभूत